नाउ अब हम करेंगे वेज ऑफ डिवाइडिंग द इंडियन पास्ट, यानी किस किस तरीके से इंडियन पास्ट को यानी इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरिया, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. History is essentially a discipline that inquires into the experiences of people who lived in the past. Historians often classify the past by dividing it into different periods. Labels are convenient, but they should be meaningful and consistent. It is necessary to be aware of their limitations. तो इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, जो कि एक ग्रीक वर्ड से आता है जो है हिस्टोरिया. हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना या दी हुई जानकारी को सही या गलत है या नहीं इस बात में इन्वेस्टिगेट करना. हिस्ट्री जो है वो इसेंशियली एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, उन लोगों के बारे में इंक्वायर करता है जो कि पास्ट में रहे होंगे. ठीक है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे उनको जानने की कोशिश करते हैं इन हिस्ट्री. ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें अपने हमसे पहले जो लोग इस दुनिया में थे उनकी एक्सपीरियंसेस को समझना होता है. हिस्टोरियंस ज़्यादातर पास्ट को डिफरेंट पीरियड्स में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में और लेबल्स उनको देते हैं, यानी उन पीरियड्स पे कुछ ना कुछ हमें एक लेबल लगाना होता है, एक हमें उस पर हम कह सकते हैं उसको एक नाम देना होता है. लेकिन ये लेबल्स मीनिंगफुल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए. कंसिस्टेंट होने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आज तो वो जो लेबल है वो नाम जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी आज तो वो उसका अर्थ सही है, लेकिन हो सकता है 4 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद कोई ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से वो नाम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, यानी उसका मतलब जो है वो अब उस सेंस में काम करना बंद कर दे. तो नाम ऐसा रखना है हमें जिससे उसका जो अर्थ है वो भी निकले और वो नाम कंसिस्टेंट भी हो, यानी आने वाले समय में भी वही नाम रहे, वो नाम चेंज ना करना पड़े. और हमें इन शब्दों की लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, जो नाम हम दे रहे हैं उनकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे इंडिया का एक मैप दे रखा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ. ठीक है, देखो जी, थोड़ा मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ. बेसिकली ये मैप किस चीज़ का है? ये मैप है द फिजिकल जोग्राफी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ हम कह सकते हैं एक तरीके से. फिजिकल डिविजन्स दे रखे हैं ना. ठीक है, सतलज, इंदस, झेलम रिवर दे रखी हैं, घाघरा, गोमती, गंगा, यमुना, चंबल, बनस, है ना. Indians divided Indian history into the Hindu, Muslim and British periods. However, this classification is flawed and can be questioned on several grounds. For example, is the religious affiliation of the ruling elite the best basis for labeling a period? In that case, why is the third period described as the British and not the Christian period? From when can we start using the term Hindu in the context of ancient India? How can it be applied to the reigns of the many ancient Indian kings who patronized Buddhism or Jainism? Did the advent of Muslim rulers create a major rupture in the fabric of Indian society, especially when the sway of these rulers, except at the height of the Mughal Empire, did not extend over all or even most of the subcontinent? तो कहने का अर्थ ये है कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक हिस्टोरियंस का ये मानना था और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इसी तरीके से डिवाइडेड रखा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. यानी कि हिंदू पीरियड कौन सा है? जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पीरियड है. एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, या जो गौतम बुद्ध हैं, या जो महाभारत का दौर है, या जो रामायण का दौर है, वो पीरियड को उन्होंने बोला ये हिंदू पीरियड है. फिर उसके बाद में आए ये सुल्तान वगैरह आते हैं, फिर मुगल डायनेस्टी आती है, अकबर, बाबर एंड ऑल. इसको उन्होंने बोला ये मुस्लिम पीरियड है हिस्ट्री का. फिर इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में आते हैं ब्रिटिशर्स, है ना. तो उन्होंने बोला ये ब्रिटिश पीरियड है. तो अब आप ये बताओ, ये क्लासिफिकेशन फ्लॉड है, यानी गलत है, इसमें एक फ्लॉ है, इसमें गलती है और इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो अलग अलग ग्राउंड्स पे. सबसे पहली बात तो ये
कि क्या रूलिंग एलिट यानी वो लोग, वो कुछ चुनिंदा लोग, वो कुछ गिनती के लोग जो रूल कर रहे हैं, उनके रिलीजन पर, उनके रिलीजन के बेसिस पर आप किसी पीरियड को नाम दे दो, किसी पीरियड को लेबल कर दो, क्या ये सही तरीका है? और अगर ऐसा है तो थर्ड पीरियड को ब्रिटिश पीरियड क्यों कहा जा रहा है, उसको क्रिश्चियन पीरियड क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि ब्रिटिशर्स जिन्होंने रूल किया वो क्रिश्चियन, उनके जो रूलिंग एलीट थे वो क्रिश्चियन रिलीजन से संबंध रखते थे, तो उस पीरियड को क्रिश्चियन पीरियड कहना चाहिए, है ना। तो डिवीजन तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये फ्लॉड है, इसमें गलती है। और हमने हिंदू टर्म को यूज करना कब से शुरू कर दिया एंशिएंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो आप इसे यूज इसलिए नहीं कर सकते हिंदू टर्म को, क्योंकि जिसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं उसके अंदर हिंदू रूलर्स नहीं थे। अगर आप जानते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो पोते थे अशोक, वो बुद्धिज्म के चाहने वाले थे, तो इस हिसाब से तो वो बुद्धिज्म पीरियड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से और रूलर्स हैं जो कि जैनिज्म के चाहने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक जैन, उन्होंने अपने जीवन के अंत में जैनिज्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसका अर्थ तो ये होता है कि भाई उस पीरियड को हमें बुद्धिज्म या जैनिज्म पीरियड बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, हम उसे हिंदू पीरियड कह रहे हैं, तो ये गलत है ना। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि मुस्लिम रूलर्स जब आते हैं तो इंडियन सोसाइटी के अंदर एक उसका जो फैब्रिक है, उसका जो ताना बाना है, उसमें रप्चर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा क्या हमें समझना चाहिए कि मुस्लिम रूलर्स के आने से इंडियन सोसाइटी के फैब्रिक में एक रप्चर क्रिएट हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिन रूलर्स को हम मुस्लिम रूलर्स कह रहे हैं उसमें अगर हम केवल मुगल एम्पायर की हाइट को छोड़ दें, मुगल एम्पायर की हाइट को छोड़ दें, यानी वो पीरियड जो अकबर का पीरियड है उसको अगर हम छोड़ दें, तो उसके अलावा ज़्यादातर जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने एक बहुत छोटे और बहुत सीमित एरिया में रूल किया है ना। अधिकतर मुगल रूलर्स के अलावा भी जो रूलर्स हैं, है ना, जिनको हम मुस्लिम रूलर्स कह रहे हैं और जिसकी बिना पर हम उस पीरियड को, हिस्ट्री के उस पीरियड को मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं, तो उनमें से अधिकतर रूलर ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के एक बहुत छोटे से भूभाग पे रूल किया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी पीरियड को हम उसके कुछ रूलिंग एलीट के धर्म के बेसिस पर नाम नहीं दे सकते, ठीक। Okay, due to such reasons, most historians have discarded the Hindu-Muslim-British periodization of the Indian past in favor of a more neutral classification into the ancient, early medieval and modern periods. The dividing lines may vary, but the ancient period can be considered as stretching roughly from the earliest time to the 6th century CE, the early medieval from the 6th to the 13th centuries, the medieval from the 13th to the 18th centuries, and the modern from the 18th century to the present. The current use of these terms shift the focus away from religious labels towards patterns of significant socio-economic changes. तो आप जानते हैं कि इन्हीं रीजंस की वजह से, आप ये समझ सकते हैं कि इन्हीं रीजंस की वजह से अधिकतर हिस्टोरियंस हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियडाइजेशन को नकारते हैं। वो मना करते हैं कि ये पीरियडाइजेशन गलत है, इंडियन पास्ट का पीरियडाइजेशन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम इसके जगह एक और हम न्यूट्रल क्लासिफिकेशन लाना चाहते हैं, और न्यूट्रल क्लासिफिकेशन ये है कि आप इसको एंशिएंट, अर्ली मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के ऊपर। ड्यू टू सच रीजंस मोस्ट हिस्टोरियंस हैव डिस्कार्डेड द हिंदू मुस्लिम, ये तो हो गया आपका। The current use of these terms shift the focus away from religious labels towards patterns of significant socio-economic changes. Socio-economic changes क्या होते हैं? वो changes जो सोसाइटी प्लस इकोनॉमी में आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, वो कहलाते हैं सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। तो आप एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि रिलीजियस लेबल्स पे फोकस करने के बजाय आपको सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के पैटर्न्स पे फोकस करना है। Now the ancient or earliest part of the human past can be further divided into prehistory and history. The enormously long period before the invention of writing and the study of that period are known as prehistory. ठीक है, तो एक ऐसा समय भी था जब राइटिंग दुनिया में नहीं थी, यानी कि जो लिखा जाता है चीज़ों को, वो चीज़ जो है वो दुनिया में मौजूद नहीं थी। और उस पीरियड की हिस्ट्री को, जब राइटिंग मौजूद नहीं थी, जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था,
उस पीरियड की हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। यानी पास्ट का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ द पास्ट दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द पास्ट ऑफ लिटरेट सोसाइटीज कंस्टिट्यूट व्हाट इज कंसिडर्ड हिस्ट्री। यानी कि पास्ट का वो हिस्सा जो कि राइटिंग के इन्वेंशन के बाद आया, और उस हिस्से की स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस हिस्से की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री क्या है, जो कि राइटिंग के इन्वेंशन से पहले की हिस्ट्री है, वो प्री हिस्ट्री है, और राइटिंग के इन्वेंशन की बाद की हिस्ट्री हिस्ट्री है। यानी लिटरेट सोसाइटीज़ की जब आप स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्ट्री, और आप जब ऐसी सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं जहाँ राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक, इसका सोसाइटी से लेना देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूरा पीरियड है हिस्ट्री का जहाँ पर किसी भी प्रकार की राइटिंग मौजूद नहीं है, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पोकन सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ स्क्रिप्ट और राइटिंग इज अ सिस्टम ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन यूजिंग साइंस और सिंबल्स। A language consists of spoken symbols of communication. A script or writing is a system of visual communication using signs or symbols associated with specific meanings or sounds written down on some surface. ठीक है, तो आप सभी लोग ही जानते हैं कि एक लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ निशान होते हैं। स्क्रिप्ट या राइटिंग जिसे हम कहते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन का सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर साइंस यानी कि चिन्हों को यूज़ करके या सिंबल्स को यूज़ करके, निशानों को यूज़ करके, जिनका कुछ एक ख़ास मीनिंग होता है या साउंड होती है, उनको यूज़ करके हम किसी सरफेस पर लिखते हैं और उससे एक मीनिंग क्रिएट होता है। ह्यूमन बींग्स यूज़ लैंग्वेज long before they invented scripts. The cuneiform script of Mesopotamia, that is ancient Iraq, was invented in 3400 BCE, and Egyptian hieroglyphics in 3100 BCE. In the Indian subcontinent, the earliest substantial evidence of writing is associated with the Harappan civilization and dates from 2600 BCE, but recent discoveries push back the origins of the script to the second half of the 4th millennium BCE. The ancient Mesopotamians pressed other letters onto moist clay tablets, while the ancient Egyptians wrote on papyrus sheet made of reeds. ठीक है, तो बेसिक सी बात ये है इसके अंदर कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट अगर हम देखें मेसोपोटामिया की, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो 3400 BCE में यूज़ की जा रही है मेसोपोटामिया में, एंशियंट इराक में। और इसी तरीके से जो इजिप्शियन हायरोग्लाइफिक्स है वो 3100 BCE में यूज़ की जा रही है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज़्यादा पुरानी सब्सटेंशियल एविडेंस हमें मिलती है राइटिंग की, वो हमें मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो कि 2600 BCE में हमें मिलती है। लेकिन रीसेंट डिस्कवरीज ओरिजिन ऑफ स्क्रिप्ट को और ज़्यादा पीछे ढकेल देती हैं, और ऐसा लगता है दैट इट वॉज डिस्कवर्ड अराउंड समथिंग 4th millennium BCE। एंशियंट मेसोपोटामियन अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग्स ने लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया था उसको इन्वेंट करने से पहले, राइटिंग को इन्वेंट करने से पहले। तो जो एंशियंट मेसोपोटामियन है वो क्या करते थे, वो लेटर्स को गीली क्ले की टैबलेट, क्ले यानी जो मिट्टी होती है उसकी टैबलेट बनाते थे, यानी उसका एक जिसको प्लेट सी बनाते थे, और उस प्लेट के ऊपर उस पे लेटर्स को प्रेस करते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उस पे वो जो लेटर्स हैं वो दिखने लगते थे। और एंशियंट इजिप्शियन क्या करते थे, पपायरस शीट्स जो कि रीड्स की बनी हुई होती थी उस पर लिखते थे। ठीक है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन सील्स एंड सीलिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ writing that have actually survived, it can be assumed that people must have written on perishable material as well. Writing marked a new stage in human expression and communication. It opened new possibilities for storing and transmitting ideas and knowledge across distance and time. तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको ज़्यादातर आप सील्स पर या सीलिंग्स पर देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राइटिंग का स्पेसिमन जो कि एक्चुअल फॉर्म में सरवाइव करता है वो हमें मिलता है, मतलब उसको छोड़ करके अगर हम देखें तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लोगों ने शायद पेरिशेबल मटेरियल पर लिखा होगा। पेरिशेबल मटेरियल यानी जो ख़त्म हो जाता है मटेरियल, जो सर्वाइवेबल नहीं होता। जैसे कि आपका पेरिशेबल मटेरियल में आ जाती है लकड़ी, आ जाती है ना,
पेपर आ जाता है, कपड़ा आ जाता है ना। ये सब चीज़ें पेरिशेबल मटेरियल हैं। अगर आप कॉटन का एक कपड़ा लें और उसे आप अपने गार्डन की मिट्टी में दबा दें और 1 महीने बाद आप खोलेंगे तो हो सकता है आपको वो कपड़ा उस फॉर्म में ना मिले जैसे आपने दबाया था, ठीक है। और हो सकता है अगर आपका बहुत ही ओरिजिनल, आपने सिर्फ कॉटन था और उसमें कोई और दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं था कपड़े में, तो हो सकता है वो ख़त्म भी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पेरिशेबल मटेरियल, ठीक है। तो राइटिंग से ह्यूमन एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन की एक नई स्टेज, एक नया तरीका खुलता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। सो राइटिंग मार्क्ड अ न्यू स्टेज इन ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. It opened new possibilities for storing and transmitting ideas and knowledge across distance and time. Its impact was complex and varied. Rulers used writing to advertise and exercise power, merchants to record business transactions, priests to preserve religious texts, and poets to give performance to their creative expression. We can speculate about the precise impulses that led to the invention of writing, but all over the world, with a few exceptions, it coincided with the emergence of cities and states. For these reasons, historians consider the beginning of writing an important watershed in the story of the ancient cultures. तो ये देखा जाता है कि राइटिंग से जानकारी को स्टोर करने के और ट्रांसमिट करने के बहुत सारे रास्ते खुले। जो मर्चेंट्स हैं यानी जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जब राइटिंग आई। जो राजा हैं, जो रूलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पावर को, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो पोइट्स हैं वो अपना परमानेंस दे रहे हैं, अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। जो प्रीस्ट हैं वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं दैट राइटिंग चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो इसी सब रीज़न से जो हिस्टोरियंस हैं वो राइटिंग की बिगनिंग को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, ancient cultures ka. However, in a situation where relatively few people knew how to read or write, writing gave a certain power and privilege to those who knew it and denied it to those who did not. Further, the invention of writing did not mean the end of oral transmission. The spoken word has always held a special significance in many cultural traditions, and this significance continued even after manuscripts of text came to be made. Oral versions of many written texts continued to circulate and often had a far greater outreach and impact. तो हम ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति में भी, ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पे कुछ लोग ही जानते हैं कि किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से बोलना है या किस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ कुछ लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, राइटिंग से एक पावर आती है, एक प्रिविलेज आता है उनके पास जो उसे जानते हैं, और जो नहीं जानते उनसे वो पावर छिन जाती है। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि ओरल ट्रांसमिशन का अंत हो गया है, ऐसा नहीं है। ओरल ट्रांसमिशन अभी भी जारी है। स्पोकन वर्ड्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक महत्व है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस में। और ये सिग्निफिकेंस, ये महत्व जो है, ये जब भी चलता रहा, जब भी जारी रहा, जब मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाने लगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं जो हाथ से लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। तो ओरल वर्जन्स बहुत सारे रिटन टेक्स्ट के वो सर्कुलेट करते रहे और उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रेट आउटरीच थी, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचते थे ओरल वर्जन्स एज़ कम्पेयर टू द रिटन वर्जन्स। The beginning of writing is also an important watershed in the study of the past because written evidence becomes available to the historians. Nevertheless, it must be remembered that such evidence covers only a very small portion of the human past. The past before writing, prehistory, and the history of non-literate people who did not leave behind written sources are also extremely important and have to be recovered. तो writing के शुरू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हमारे हिस्टोरियंस। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी मिली पास्ट के बारे में, और वो मिली उन्हें रिटन फॉर्म में। जो भी कुछ है हमारे पास वो रिटन फॉर्म में है, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ सीलिंग्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारा पास्ट कैसा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है। क्यों नहीं है इसका अर्थ? क्योंकि राइटिंग जो है वो सबके पास नहीं थी, वो कुछ
पोर्शन हमें ह्यूमन पास्ट का पता चलता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि राइटिंग से पहले जो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड है और जो नॉन लिटरेट पीपल की जो हिस्ट्री है, जो जिन्होंने कोई रिटन सोर्स अपने पीछे नहीं छोड़ा है, वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनकी हिस्ट्री का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। And even when written sources are available, archaeological sources continue to be important for historians. और historians के लिए written sources तो important हैं ही, लेकिन उनसे ज़्यादा important हैं archaeological sources. Archaeological sources important इसलिए हैं क्योंकि archaeological sources से हमें उस दौर की भी जानकारी मिल जाती है जिसके बारे में कोई written record नहीं है। Archaeological sources होते हैं जैसे पॉटरी हो गई, जैसे कुछ सील्स हो गई, कुछ टैबलेट्स हो गई, कुछ आपका इक्विपमेंट्स हो गए जो उस दौर में यूज़ किए जाते थे, या वहाँ का जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो आपको मिलते हैं एक्सकवेशन के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं, वो सब चीज़ें हो गई, है ना। सो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द स्टोरी ऑफ राइटिंग इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. Although the Harappans were a literate people, their script has not yet been deciphered, so historians cannot use the written material they left behind to reconstruct their history. Another mystery is what happened to writing after the decline of the Harappan civilization in 1900 BCE. While it is possible that people continue to write, although on perishable material, there are hardly any surviving specimens of writing between 1900 BCE till we come to the 4th century BCE. The oldest script in the subcontinent is the Harappan script, but the oldest deciphered script is Brahmi, known from about the 4th century BC, and the two scripts seem to be quite different. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम ये देखते हैं कि जो राइटिंग की स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने का एक रीज़न ये है कि जो हड़प्पन्स हैं उनके बारे में आप जानते हैं, दे वर लिटरेट पीपल, उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, यानी उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी उसको समझा नहीं गया है। तो हिस्टोरियंस जो हैं उस रिटन मटेरियल को जो कि हड़प्पन छोड़ गए अपने पीछे, उसको यूज़ नहीं कर सकते हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज क्योंकि वो डेसिफर्ड नहीं है, उसको समझा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, दूसरी मिस्ट्री ये है, दूसरी परेशानी ये है कि राइटिंग के साथ क्या हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद 1900 BC में। ये पॉसिबल है कि जो लोग हैं उन्होंने लिखना कंटिन्यू किया होगा, पेरिशेबल मटेरियल पे लिखा होगा शायद, लेकिन हमें राइटिंग के कोई स्पेसिमेन नहीं मिलते, सर्वाइविंग स्पेसिमेन नहीं मिलते 1900 BCE से लेकर के 4th century BCE तक। तो इस बीच की हिस्ट्री का क्या हुआ, इस इतने लंबे समय 1500 सालों में हो क्या रहा था, इसमें हमें कोई जानकारी खास हमें नहीं मिल पाती है। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है राइटिंग के साथ, क्या हुआ इन 1500 सालों में। ठीक है, सो जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है सब कॉन्टिनेंट में वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन जो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है वो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलती है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब आप पढ़ेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शंस और अशोकन एडिक्ट्स तो वहाँ आप देखेंगे दैट ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड अ लॉट। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट हमें मिलती है 4th century BCE में, और जो दोनों स्क्रिप्ट हैं वो अलग अलग हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मी को यूज़ करके हड़प्पन को समझा जा सके, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रिप्ट्स काफ़ी अलग हैं। सो इस बीच में क्या हुआ है राइटिंग के साथ ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। फॉर दीज रीजन्स इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री इन इंडिया, एंड द टर्म प्रोटो हिस्ट्री इज़ यूजफुल। This word carries different meanings. In the European context, it is sometimes used to refer to people who do not themselves have writing but who are mentioned in the written records of a contemporary literate group. In the Indian subcontinent, the Harappan civilization, a literate culture with an undeciphered script, is included in proto-history. This term can also include the period 1500 to 500 BCE, for which there is an orally transmitted literature, the Vedas, but no evidence of writing. Archaeologists often use the word proto-history for the long period between the beginning of food production and the advent of iron technology. This would include Neolithic and Chalcolithic
कैल्कोलिथिक कल्चर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो दो रीजंस आप जान गए। पहली चीज़ तो ये कि वो स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं है जो आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट है, और दूसरी चीज़ ये कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के आने के बाद यानी 900 BC से लेकर के 400 BC तक क्या हुआ, राइटिंग कोई थी या नहीं थी, इस बारे में हम नहीं जानते। तो ये दो चीज़ें, ये दो मिस्ट्रीज़ ऐसी हैं, ये दो मिस्ट्री ऐसी हैं जिनकी वजह से प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के अलग अलग अर्थ हैं। अगर आप यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसे उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी अपनी कोई राइटिंग नहीं है, लेकिन उन्हें किसी दूसरी राइटिंग, रिटन रिकॉर्ड में या राइटिंग में मेंशन किया गया है किसी कंटेम्प्रेरी लिटरेट ग्रुप में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कि एक लिटरेट कल्चर है, जिसकी एक अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, उसको प्रोटो हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं 1500 सेंचुरी से लेकर के 500 सेंचुरी तक के पीरियड को इंक्लूड करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास एक ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर है, वेद हैं, लेकिन हमारे पास वेदास हैं, लेकिन हमारे पास राइटिंग का कोई एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन यूज द वर्ड प्रोटो हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटो हिस्ट्री का शब्द एक लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फूड प्रोडक्शन की शुरुआत से पहले का जो पीरियड है, फूड प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद और आयरन टेक्नोलॉजी के आने से पहले का जो पीरियड है, वो जो उसके बीच में जो पीरियड है, बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, एडवेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, ये जो पीरियड है, इसके लिए वो यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट प्रोटो हिस्ट्री का वर्ड। और इसके अंदर आपका नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक दोनों कल्चर्स आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि कहीं पर नियोलिथिक कल्चर है, कहीं पर कैल्कोलिथिक कल्चर है। द सब कॉन्टिनेंट इज़ अ ह्यूज जोग्राफिकल एरिया एंड the transition to literacy did not take place everywhere at the same time. For instance, areas outside the literate Harappan zone were inhabited by non-literate people. Going by the earliest surviving sample of deciphered writing, the beginning of the historical period in North India would have to be placed in the 4th century BCE. However, it can be presumed that this writing had a history on perishable material, one that must go back to at least the 6th century BCE. List of historical kings and philosophers of this century are available for parts of North India. Considering all these factors, there is a good case for placing the beginning of the historical period in North India in the 6th century BCE. The evidence of 4th century BCE, that is Brahmi inscriptions from Anuradhapura in Sri Lanka, 2nd century BCE, that is Tamil Brahmi inscriptions, and the political history reflected in Sangam literature suggests that transition to the historical period in the South India occurred sometime between the 4th and 2nd centuries BC. Of course, if the Harappan script is deciphered someday, the date for the beginning of the historical period in northern India will have to be pushed back to the 3rd millennium BC or even earlier. अब यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो इसमें शायद आपको एक बैल दिख रहा होगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है ना, इस वाली में, और यहाँ पे कुछ चिन्ह आपको दिख रहे हैं, कुछ साइंस दिख रहे हैं। So Harappan writings on seals and Egyptian hieroglyphics, that is, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, और जो ट्रांजिशन है लिटरेसी का वो हर जगह हर एक ही वक्त में नहीं हो रहा है, अलग अलग समय पे सब राइटिंग आ रही है अलग अलग लोगों के पास। लेकिन लिटरेट हड़प्पन जोन के बाहर अगर हम देखते हैं, जहाँ नॉन लिटरेट पीपल हैं यानी जिनके पास कोई राइटिंग नहीं है, तो अगर हम अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएं डेसिफर्ड राइटिंग्स के, तो जो बिगिनिंग है हिस्टोरिकल पीरियड की नॉर्थ इंडिया में, उसको हमें 4th सेंचुरी में रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये राइटिंग जो है ये पेरिशेबल मटेरियल्स पे रही होगी, यानी इससे पहले की जो राइटिंग है वो पेरिशेबल मटेरियल्स पे रही होगी, है ना। और एटलीस्ट आपको कम से कम 6th सेंचुरी BC तक जाना होगा फॉर द प्रजम्पशन कि यहाँ जो राइटिंग है वो पेरिशेबल मटेरियल्स पर रही है। फ्रॉम 4th to 6th वी कैन से 6th तक जाएंगे आप, ठीक है। और हिस्टोरिकल किंग्स की और फिलोसोफर्स की जो लिस्ट है इस सेंचुरी तक वो अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स के लिए।
तो अगर हम इन सभी फैक्टर्स को दिमाग में रखें, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखें फैक्टर्स को, तो हमारे पास एक अच्छा केस निकल के आता है हिस्टोरिकल पीरियड की स्टार्टिंग को या बिगिनिंग को नॉर्थ इंडिया में रखने के लिए इन द 6th सेंचुरी, यानी 6ठी सेंचुरी में हम उसे रख सकते हैं कि हिस्ट्री की शुरुआत 6ठी सेंचुरी से हो रही है। 4th सेंचुरी BC में अगर हम देखें तो ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे हैं फ्रॉम अनुराधापुरा इन श्रीलंका। 2nd सेंचुरी BC में अगर हम देखें तो तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री मिल रही है हमें जो रिफ्लेक्ट हो रही है संगम लिटरेचर में। उससे हमें ये पता चलता है कि साउथ इंडिया में जो हिस्टोरिकल पीरियड का ट्रांजिशन है वो 4th से 2nd सेंचुरी BC में कहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट को आप डेसिफर कर लेते हैं कभी जा कर के, यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट का अर्थ समझ में आने लगता है और उसको पढ़ लिया जाता है, तो जो डेट्स हैं फॉर द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड इन नॉर्थ इंडिया उनको 3rd मिलेनियम, हो सकता है 3rd मिलेनियम BC तक लेके जाना पड़े या और पहले लेकर के जाना पड़े। ठीक, सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।